न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा था, जीरो एफआईआर क्या होती है और अभी आपको आगे भी एफआईआर के संबंध में सेपरेट लेक्चर देखने को मिलेंगे। क्रॉस एफआईआर या कहीं काउंटर एफआईआर पर, ईएफआईआर और मल्टीपल एफआईआर पर और एनसीआर कब दर्ज की जाती है, इन सभी को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। मतलब सभी पर एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, क्योंकि यदि आपको पूर्ण तरीके से एफआईआर के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर प्रैक्टिकल क्रिमिनल ट्रायल सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए एफआईआर को समझना शुरू करते हैं। जैसा कि क्रिमिनल कानूनों में एफआईआर शब्द की कहीं पर भी स्पष्ट रूप से डेफिनेशन नहीं दी गई, तो फिर एफआईआर शब्द आया कहां से। हालांकि एफआईआर शब्द डिफाइन नहीं है, लेकिन ध्यान रहे सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस संज्ञेय अपराधों की सूचना पुलिस को देने और एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है। कहने का मतलब यह हुआ कि सेक्शन 173 में सिर्फ यही देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल केसेस। मतलब एफआईआर एक जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड टर्म है, यानी कि एफआईआर का अर्थ निकाला गया है सेक्शन 173 बीएनएसएस और अदालतों द्वारा दिए गए जजमेंट से। तो बीएनएसएस का सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 पुलिस को आदेश देता है कि जब कभी आपको किसी संज्ञेय अपराध जैसे हत्या, रेप, मारपीट की जानकारी दी जाती है तो उसे तुरंत लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य है। फिर चाहे शिकायतकर्ता कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस थाना प्रभारी को ओरली रूप से दे या फिर रिटर्न में दे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही क्यों ना मिले। कहने का मतलब इतना सा है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ तब एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ध्यान रहे एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज की जाती है और यह भी ध्यान रहे कि आप केवल इंफॉर्मेशन देते हैं, एफआईआर पुलिस दर्ज करती है। एफआईआर सेक्शन 173 बीएनएसएस में दर्ज की जाती है। पहले इसे सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दर्ज किया जाता था। तो एक बार सेक्शन 173 पर ध्यान दें। इस सेक्शन में इंफॉर्मेशन देने के तरीके, पुलिस की जिम्मेदारियां और इंक्वायरी करने की पावर विस्तार से दी गई हैं। यूं समझे कि नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने का काम धारा 173 के तहत किया जाता है। कहने का मतलब इतना सा है कि जांच शुरू करने से पहले पुलिस द्वारा उठाई जाने वाले प्रारंभिक कदमों का मार्गदर्शन सेक्शन 173 करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए शिकायतें समय पर और उचित तरीके से दर्ज की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति एक चोरी की घटना देखता है और पुलिस स्टेशन में जाकर उस घटना की इंफॉर्मेशन देता है। अब इसमें पुलिस ऑफिसर इंचार्ज उन बताई गई घटना को दर्ज करेगा और कानून तो यह कहता है कि दर्ज की गई घटना को वो शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाया जाएगा, उसके बाद ही वो व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक इसी तरीके से यदि ये व्यक्ति ईमेल के माध्यम से चोरी की रिपोर्ट दर्ज करता है तो उसे 3 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा। ध्यान रहे यदि जो व्यक्ति अपराध की सूचना देता है वो शिकायतकर्ता कहलाता है और जिस व्यक्ति के साथ अपराध घटित होता है, मतलब जो अपराध का शिकार हुआ है, उसे विक्टिम या कहीं पीड़ित कहते हैं। और जो व्यक्ति अपराध कारित करता है वह एक्यूज्ड या कहें आरोपी या अभियुक्त कहलाता है। ध्यान रहे ये जरूरी नहीं है कि अपराध की सूचना पीड़ित व्यक्ति को ही देनी होगी। अपराध की सूचना पुलिस को कोई भी दे सकता है। ध्यान रहे पुलिस स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकती है। सेक्शन 173 में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि सेक्सुअल क्राइम, जो मुख्यतः बीएनएस के सेक्शन 64 टू 79 के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जब पुलिस इन धाराओं में या अन्य महिलाओं से संबंधित अपराध में एफआईआर दर्ज करती है, तब यदि सूचना देने वाली व्यक्ति महिला है तो उसकी सूचना एक वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए। मान लीजिए यदि कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार होती है और वो महिला पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन देती है, तो उसका स्टेटमेंट एक वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा लिया जाना अनिवार्य होता है। यदि पीड़िता मेंटली और फिजिकली डिसेबल है तो पुलिस अधिकारी उसके घर पर जाकर बयान ले सकते हैं और ये प्रक्रिया वीडियो में रिकॉर्ड की जाती है। ध्यान रहे उसका रिलेटिव वहां मौजूद होना अनिवार्य है। सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के तहत सूचना दर्ज होने के तुरंत बाद शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक कॉपी प्रदान करनी होगी।
क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना को दर्ज कर लिया गया है। अब आप सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में कही गई बात पर गौर करना, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि जब कभी पुलिस को संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलती है तब उसके बाद पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की या सीधे इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति दी गई है। बात महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से समझना। यदि अपराध 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम के कारावास की सजा से दंडनीय है, तब एसएचओ मतलब ऑफिसर इंचार्ज डीएसपी से पूर्व अनुमति लेकर प्रारंभिक जांच या कहें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, ताकि ये पता चल सके कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं है। और ये कार्य उसको 14 दिनों के अंदर पूरा करना होता है। यदि प्रारंभिक जांच में मामला स्पष्ट प्राइमा फेसाई केस बनना पाया जाता है तब तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं होता कि पुलिस को अपराध की सूचना मिलने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर घटनास्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पहले घटनास्थल पर जाकर हालात को काबू में किया जाता है। जब सूचना दर्ज करने से इनकार कर दिया जाता है उसके बाद किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मतलब जो कुछ भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सवाल जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आपके सवाल समाप्त होते जाएंगे। कोई भी लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आगे बातें आपको वीडियो में बताई जाएंगी उनको आप तभी लिंक कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कि जूनियर एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट द्वारा कभी भी डिटेल से कुछ भी नहीं समझाया जाएगा, इसीलिए ही इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई है। यदि आपकी कोई राय हो मेरे लिए या किसी अन्य के संबंध में हो तो कमेंट बॉक्स में साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो होगा काउंटर एफआईआर, ईएफआईआर और मल्टीपल एफआईआर को लेकर।